प्रिय श्रोतागण, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट पर हमारा ये तीसरा एपिसोड है जो हम लगातार रिकॉर्ड करा रहे हैं। और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के इंटरिम कंपनसेशन को रिलेट करके जो प्रोविज़न है, इसके बारे में हमने पिछले एपिसोड में कुछ जानकारी दी थी। और हमने ये कहा था हमारे वीडियो की समाप्ति पर कि कहीं ये देखा गया है कि हमारे न्यायिक अधिकारियों में इंटरिम कंपनसेशन को अवार्ड करने के सिलसिले में कुछ उदासीनता पाई जाती है। ऑफ कोर्स विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, वी हैव सर्टेन सजेशंस टू मेक, एंड आई बिलीव विद इन द four corners of law, such suggestions can be made for better disbursal of justice delivery system, for better disbursal of justice. इंटरिम कंपनसेशन को अगर हम लिटिगेशन की लाइफलाइन कहें तो गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरह से किसी सिविल सूट के अंदर में ग्रांट ऑफ इंटरिम इंजंक्शन पार्टीज़ के इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए एक बहुत ही अहम प्रोविज़न है, उसी प्रकार से कहीं 138 के लिटिगेशन को यूँ कहने लीजिए कि रफ्तार देने के लिए, गति देने के लिए, और इसी तरह से कंप्लेनेंट को कुछ आर्थिक आसरा प्रोवाइड करने के लिए इंटरिम कंपनसेशन की प्रोविज़न का उपयोग होना चाहिए। इंटरिम कंपनसेशन के नतीजे में कम से कम जो लिटिगेशन है 138 का, उसको फाइनेंस करने के लिए कंप्लेनेंट को अपनी जेब से खर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जो इंटरिम कंपनसेशन की राशि उसके पास में आएगी उससे इस लिटिगेशन को वो फाइनेंस कर पाएगा। अल्टीमेटली उसके फेवर में अगर फैसला होता है तो इसको वक्त लगना है, और वो फैसला होने के बाद में इस बात का भी तो इम्कान है कि हारने वाला पक्षकार अपील कर दे। तो हो तो ये रहा है कि मैंने अपनी राशि गंवाई, देने वाले को दे दी, उसने एक डिसऑनर्ड चेक मुझे थमा दिया, उसने एक ऐसा चेक मुझे थमा दिया जो डिसऑनर होना था और वो डिसऑनर हो भी गया। अब मैं पैसा कहाँ से लाऊं इस पूरे लिटिगेशन को फाइनेंस करने के लिए? वकील है तो वो भी तारीखों पर अपने पैसों का, अपनी फ़ीस का डिमांड करते हैं, और मैटर जब चलने के लिए आता है तो पैसों की ज़रूरत तो पेश आती ही है। तो वी वोंट से कि इन एवरी केस, बट इन ऑल दोज केसेस वेयर कंप्लेनेंट डिजर्व एन अवार्ड ऑफ इंटरिम कॉम्पनसेशन, our judicial officers should not hesitate to entertain such application and to grant timely relief therein. Of course, they will be doing so within the parameters of law. और अब ये parameters सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के अंदर में, जिसका हमने पिछले एपिसोड के अंदर में जिक्र किया था, अभी तो और भी ज़्यादा क्लियर हो गए हैं। तो वो डिसीजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट को सामने रखते हुए इंटरिम कॉम्पनसेशन की ऑर्डर करने में हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स थोड़ी सी उत्सुकता बताएं, यही उनसे निवेदन हम इस एपिसोड के माध्यम से करना चाहेंगे। अब आते हैं श्रोता कुछ सवालों पर जो आपने पिछली मर्तबा हमसे किए हैं। हमने पहला एपिसोड जब रिकॉर्ड कराया तो हमारे कंटिन्यूस फॉलोवर हैं, हमारे कंटिन्यूस व्यूवर हैं, उनका नाम शफीक अंसारी हैं, आप नई बम्बई में रहते हैं, और उन्होंने सवाल ये किया है। पहले तो उन्होंने हमारा शुक्रिया अदा किया है, थैंक्स फॉर शेयरिंग द लीगैलिटी ऑफ चेक बाउंस, जस्ट वांटेड टू आस्क इफ वी कैन इशू अनदर फॉलो ऑन नोटिस विद इन द 30 days पीरियड ऑफ फर्स्ट नोटिस। इन दिस केस द अपोनेंट पार्टी आस्क फॉर टाइम बियॉन्ड 30 days। ये बात हमने पहले एपिसोड में लाई थी कि नोटिस जारी करने के बाद में 15 दिनों का अवकाश प्राप्त होता है उस आदमी को जिसे नोटिस दी गई थी, कि वो 15 दिनों के अंदर में नोटिस के माध्यम से डिसऑनर्ड चेक की जो रकम मांगी गई है उसका भुगतान कर दें। और अगर वो 15 दिनों में भुगतान नहीं करता है तो अगले 30 दिनों के अंदर में, अगले 1 महीने में माफ़ कीजिए, आपने जो है तो केस दाखिल करना है। लेकिन अब कभी कभी ऐसा होता है, आप देखिए कि बिज़नेस पार्टनर्स हैं, ये यूँ कह लीजिए कि ऐसी कोई व्यक्ति है जिसके साथ में आपके बरसों से कारोबारी ताल्लुकात चले आए, वो आपसे समय मांगता है कि 15 दिनों के अंदर में तो भुगतान हो नहीं पाएगा, मुझे और भी ज़्यादा समय चाहिए, मुझे 15 दिन की बजाय यूँ कह लीजिए कि 2 महीने का समय चाहिए। अब आपकी अड़चन ये है कि अगर 30 दिन गुजर जाते हैं नोटिस प्राप्ति के
15 दिन के बाद में, तो फिर यू आर आउट ऑफ लिमिटेशन, आपको डिले कंडोनेशन का एप्लीकेशन लगाना पड़ता है। जाहिर सी बात है कि आदमी इससे बचना चाहेगा। तब क्या करें? उन्होंने ये पूछा है कि 30 दिन के पीरियड में अगर हम दूसरी नोटिस जारी कर दें तो क्या ये सही रहेगा? देखिए, नोटिस जारी करने के साथ में नोटिस प्राप्त होने पर या नोटिस को रिफ्यूज़ किए जाने की सूरत में अगले 15 दिनों के अंदर में जिस आदमी को नोटिस जारी की गई थी उससे ये अपेक्षित है कि वो चेक के पैसों का भुगतान कर दे, डिसऑनर्ड चेक का जो अमाउंट है वो अदा कर दे। और अगर वो नहीं करता है तो फिर महीने के अंदर में आपको केस लगाना है। नोटिस दर हकीकत आपको जो है कोर्ट में जाने का कारण प्राप्त करता है। हमारे यहाँ लीगल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं कॉज ऑफ एक्शन। नॉन कंप्लायंस ऑफ नोटिस विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड यूज योर कॉज ऑफ एक्शन। केस करने के लिए आपको कारण मिल जाता है अगर 15 दिनों के अंदर में नोटिस का कंप्लायंस नहीं किया गया। तो ये कॉज ऑफ एक्शन जो क्रिएट हुआ है, इस कॉज ऑफ एक्शन के क्रिएट हो जाने के 1 महीने के अंदर में आपने केस दाखिल करनी है। अब मैं आपकी डिफ़िकल्टी समझ रहा हूँ शफीक साहब, आप कहीं ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे अपोनेंट ने मुझसे और भी ज़्यादा समय मांगा है, तब फिर मैं क्या करूँ? क्या कुछ और वक्त गुजर जाने के बाद में कैन आई गिव अ सेकेंड नोटिस डिमांडिंग द वेरी सेम अमाउंट विच आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड बाय वर्च्यू ऑफ एन अर्लियर नोटिस? इसमें आप देखिए कि हमें कहीं सुप्रीम कोर्ट से इस बात की रूलिंग्स मिलती है कि अ सेकेंड कॉज ऑफ एक्शन इज परमिसिबल अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। कहने का मतलब ये हुआ कि पहली बार नोटिस देने के बाद में नोटिस का नॉन कंप्लायंस हुआ, फाइन एनफ, आपने केस नहीं दाखिल किया, ये भी अपनी जगह। अब इसके बाद में आप केस दाखिल करना चाहते हैं, लेकिन केस दाखिल करने के लिए आप आउट ऑफ लिमिटेशन हो गए हैं, महीने भर का पीरियड गुजर चुका है। अगर आपके अपोनेंट ने महीने भर से ज़्यादा का कालावधि आपसे मांगा और ये कहा कि मैं अगले 2 महीनों के अंदर में आपके चेक का पैसा आपको दे दूंगा, तब तो बात समझ में आती है। पैसा अदा न करने की सूरत में आप चेक डिसऑनर करवा रहे हैं और चेक डिसऑनर करके आप जो है फिर से नोटिस जारी कर रहे हैं। लेकिन ये सारी एक्सरसाइज चेक को दूसरी मरतबा प्रेजेंट करने के लिए आवश्यक है कि जो वैलिडिटी पीरियड है चेक का, वो अपनी जगह बना रहे। अगर चेक का वैलिडिटी पीरियड इस दौरान में ख़त्म हो गया तो चेक जो है अपने आप में एक डेड इंस्ट्रूमेंट बन करके रह जाएगा। लिहाजा इस बात का भी ध्यान रखिए, अ सेकेंड कॉज ऑफ एक्शन परमिसिबल, बट देन चेक विल हैव टू बी प्रेजेंटेड विद इन द प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ वैलिडिटी। अगर प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ वैलिडिटी ख़त्म हो रहा है या प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ वैलिडिटी एक मरतबा ख़त्म हो गया तो फिर चेक प्रेजेंट करने के लिए आपको कोई अवसर नहीं रहेगा। लिहाजा इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि अपने आप में एक टेक्निकल ऑफेंस है और जो टाइमलाइंस दी हुई हैं उन टाइमलाइंस को फॉलो करना आवश्यक है। इन टाइमलाइन के अंदर में रहते हुए अ सेकेंड कॉज ऑफ एक्शन वुड बी परमिसिबल अंडर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। हमारे एक और श्रोता कल्याण के सीनियर एडवोकेट KT जैन साहब ने भी एक सवाल हमारी तरफ किया है और उस सवाल को भी हम लेना चाहेंगे, लेकिन आज के एपिसोड में इतना समय नहीं बचा है कि हम उस सवाल को भी ले लें। आइंदा जब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के उपलक्ष्य में हमारा फाइनल एपिसोड जब हम रिकॉर्ड कराएंगे तब उस प्रश्न को भी लेंगे और उम्मीद करते हैं कि जिन श्रोताओं ने आज का वीडियो सुना और देखा है वो भी अपनी तरफ से कुछ न कुछ प्रश्न ऑफ कोर्स इफ़ नेसेसरी हमारी तरफ करेंगे और हम उनका जवाब देना चाहेंगे। वीडियो को देखने के लिए और इसके पहले वीडियोस में भी हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। थैंक यू वेरी मच। और अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात करने के वादे से आज का एपिसोड को ख़त्म कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए एक मरतबा फिर आपका धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।